जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, विद्यार्थियों और ग्रेट हिंदी के रिसर्च स्कॉलर्स यानी शोधार्थियों को सबको मेरी शुभकामनाएं। पाठ्यक्रम में कुछ मामूली बदलाव हुआ है। उस मामूली बदलाव की वजह से आपके सामने एक रास्ता खुल गया कि हमें क्या पढ़ना है। पहले कुछ चीज़ों पर कन्फ्यूजन था। आरपीएससी ने एक बेहतरीन काम किया है और वो क्या कन्फ्यूजन था पुराने पाठ्यक्रम में और नवीन पाठ्यक्रम में, उस कन्फ्यूजन को किस तरह से दूर किया गया है, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसका ज़्यादा भोकाल बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं 1 मिनट में आपको ये भी बता दूंगा कि इतना जुड़ा है और जुड़ने और हटने के पीछे की एक कहानी है, वो बेहतरीन है इस अर्थ में कि आपको किस फलक पर पढ़ना है और किस फलक पर नहीं पढ़ना है। पुराने पाठ्यक्रम में क्या कन्फ्यूजन था, क्या एब्सोर्डिटी थी और क्या पैराडॉक्स यानी अंतर विरोध थे, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। जल्दी से जल्दी मैं आपका डॉक्टर साहिल गुजर। ओके दोस्तों, तो क्या हटा क्या जुड़ा, इस पर तथ्यात्मक बात हम लोग करेंगे। राइट नाउ, राइट सर। प्रिय दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने आपका जो लेक्चरर पाठ्यक्रम है यानी पीजीटी, उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया है, अपितु ये किया है कि जो वर्ण विधान है, जिसको इन्होंने वर्ण व्यवस्था के नाम से संबोधित किया है, हालांकि वर्ण विधान होता है, मानक भाषा में हम इसे वर्ण विधान कहते हैं, उसका अपना एक संविधान है। ये पहले 2nd ग्रेड में हुआ करता था। राइट, 2nd ग्रेड में वर्ण विधान नामक टॉपिक था, वो आपके 1st ग्रेड में इंक्लूड कर दिया गया। इसमें आपके स्वर, व्यंजन, उनका वर्गीकरण एवं उनका उच्चारण स्थल आपको बताना है। दूसरी बात, शब्दकोश में शब्द डिक्शनरीज, जो ऑर्डर्स जिसको बोलते हैं डिक्शन में जो फिक्शन होता है कि हम शब्दों को किस तरह ढूंढें डिक्शनरीज में, शब्दकोश देखना। राइट, यानी यहाँ पर शब्दकोश के बारे में बातचीत की गई है। राइट नाउ, इसके अलावा हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर जो 4 प्रकार की शब्दावली है, उनके स्रोतों पर विचार किया गया है। तत्सम, तद्भव और विदेशी। देशज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ये पहले आपके 2nd ग्रेड के सिलेबस में हुआ करते थे, तो ये इंक्लूड किया गया है। इसकी जगह पर किस तथ्य को निस्तारित किया गया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण यानी ग्रामेटिकल अप्रोच पर यहाँ पर बातचीत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इनके भेदों पर, इसके अलावा अव्यय पर भी विचार किया गया है और अव्यय में केवल आपके क्रिया, विशेषण व उसके भेदों पर ही विचार किया जाएगा। पूरा जो अव्यय टॉपिक है वो नहीं है, अव्यय का एक पार्ट रखा है। इसके अलावा लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक आपके पहले 2nd ग्रेड में हुआ करते थे, ये व्याकरणिक कोटियों का विधान है। शब्द रचना यानी नए शब्दों के उत्पादन की 4 फैक्टरीज होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन्हें एज इट इज रखा गया है, यानी ज्यों का त्यों रखा गया है। ये पूर्ववत है, ये आपके पाठ्यक्रम में पूर्ववत है। राइट सर। अव्यय का केवल एक पार्ट क्रिया विशेषण ही रखा गया है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये पहले भी इंक्लूडेशन में थे। ओके, यहां पर कोई खास बातचीत नहीं है। शब्द भंडार की बात करें तो पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक और वाक्य के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड पहले भी आपके पाठ्यक्रम में थे, इन्हें ज्यों का त्यों रखा गया है।
ये वाला आपके जोड़ा गया है, इंक्लूड किया गया है, जो पूर्व में आपके वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती में शामिल था, इसको इंक्लूड किया गया है। इसकी जगह कुछ हटाया भी गया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्ति और मुहावरे एवं उनका अर्थ एवं प्रयोग आपके पहले भी इंक्लूड था और अब भी इसको पूर्ववत ही रखा गया है। ओके दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्नातक स्तर पर आपके शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण और एक ये एज इट इज रखा गया है, शब्द शक्ति और काव्य गुण। काव्य दोष ये आपके इंक्लूड किया गया है, ये आपके नया जोड़ा गया है, इंक्लूड कर दिया गया। जितने भी काव्य दोष हैं ये आपके पहले ग्रेड सेकंड में हुआ करते थे। अलंकार की बातचीत हम करें तो अलंकार योजना तो वही है, पर अलंकारों की बात करें तो इस समय आपके जोड़ दिया गया असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और अपनहुति आपके जोड़ दिया गया। अपनहुति को आप ऐसे पढ़िए, है आधा है, न पूरा है और न नू है, तो राइट अपनहुति। इसका उच्चारण भी क्या होगा, है आधा है, नू पूरा है। तो ये आपके क्या क्या जोड़े गए, 1, 2, 3 और 4, ये नए जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छंद यानी मीटर्स पर बातचीत करते हैं, वर्ष पर। छंद का प्रणेता पिंगलाचार्य। तो आपके जोड़ा गया द्रुत विलंबित, जो कि पहले ग्रेड सेकंड में हुआ करता था, सोरठा जोड़ दिया गया, छप्पे जोड़ दिया गया, कुंडलिया, मदाक्रांता और मतगैंद, सवैया, मनहरण या कविता आपके जोड़ा गया। तो 1, 2, 3 और 4 या 5 नए छंद का विधान रखा गया है। इसमें कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के मिला लोगे तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। कोई एक आधे पर आपको अतिरिक्त कार्य करना होगा, इसलिए वो अतिरिक्तता आप पर बोझ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रस पर बातचीत करें। स्वरूप, उसके अवयव और भेद ये एज इट इज रखा गया है। साहित्य का इतिहास ज्यों का त्यों है, एज इट इज, ज्यों का त्यों है। आदिकाल वही अवधारणा, भक्ति काल। लेकिन यहाँ खास बात एक और है। पहले आपके लिख दिया जाता था कि बीसलदेव रासो अथवा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तो क्या चंद्रबरदाई ही कवि थोड़ी है, क्योंकि आदि काल में 8-10 मानक कवि हैं। पिछली बार के सिलेबस में ये अंतर है, मेरे सामने रेखांकित है कि पिछली बार आपके इसमें लिख दिया गया था चंद्रबरदाई। तो क्या आदिकाल में विद्यार्थी को चंद्रबरदाई थोड़ी पढ़ना था? पीछे के सिलेबस में जो पैराडॉक्स हुआ करते थे, जो अंतर विरोध थे और जो एब्सोर्डिटी थी, एब्सोर्डिटी बोले तो जो विसंगति थी, उसको हटा दिया गया और रास्ता आपके लिए साफ हो गया, क्योंकि पूर्व के सिलेबस में यहाँ चंद्रबरदाई अंकित है। तो क्या आदिकाल में व्यक्ति चंद्रबरदाई ही पढ़ेगा और दूसरा नरपति नालय? तो खुमान रासो कौन पढ़ेगा, बीसलदेव रासो कौन पढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पर जो दो चीज़ों को बाउंड किया गया था वो बिल्कुल एब्सोर्डिटी थी, विसंगति थी, तो उसको दूर कर दिया गया। आप देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही बात पूर्ववत है। प्रमुख प्रवर्ती, प्रमुख कवि, किसी भी कालखंड के हों, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं और उस कालखंड की जो प्रवृत्तियां हैं उसी पर बात होगी। बिल्कुल खुला सिलेबस आपके समक्ष रख दिया गया। पिछले सिलेबस में का जो कन्फ्यूजन था कि 1-2 जगह पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, कोष्ठक का इस्तेमाल करके कुछ कवियों के नाम इंगित कर दिए थे, तो वहाँ तो बिल्कुल दृष्टिकोण ये हो जाता है कि हमें केवल इसको ही पढ़ना है, और ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आपका खुला मंच आपको दे दिया गया। बिल्कुल ये अच्छा सिलेबस है कि आपको बाउंडेशन आपकी हटा दी गई है। वो बाउंडेशन नहीं,
कन्फ्यूजन था, वो करेक्ट सिलेबस नहीं था। तो ये पूर्ववत है। रीतिकाल के संदर्भ में तो रीति सिद्ध की प्रमुख प्रवृत्तियों को तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रीति सिद्ध कवि है हिंदी में और वो बिहारी है, तो उसकी तो अलग प्रवृत्तियां हो नहीं सकती। इन दोनों की विशेष प्रवृत्तियों पर आपसे गौर किया जाएगा। अब आते हैं आधुनिक काल पर। तो गद्य का उद्भव और विकास। आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना प्रवर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का आविर्भाव माना है। किसका आविर्भाव माना है? गद्य का आविर्भाव ही उन्होंने आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता माना है। इसलिए इस कालखंड को उन्होंने गद्य काल के नाम से अभिहित किया, संज्ञायित किया था। हालांकि वो एक पक्षीय विवेचन था उनका, इसलिए इसे आधुनिक काल कहना ही अधिक तरक संगत है। वही सारी बातें पूर्ववत हैं। गद्य की विविध विधाओं का विकास अमूमन भारतेंदु युग से ही हुआ, आधुनिक काल में ही हुआ। तो हिंदी की जो 90 विधाएं हैं वो भी पहले भी शामिल थी और अब भी, अर्थात ये पूरा सिलेबस पूर्ववत है, पर आपके लिए एक मंच खोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पद्य का विकास, यानी चाहे वो छायावाद हो, द्विवेदी युग हो, और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां ज्यों का त्यों रखा गया है। काव्य हेतु, काव्य लक्षण एवं काव्य प्रयोजन पूर्व से अभिहित हैं, पूर्व से इंक्लूड हैं। इसके अलावा रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि, वक्रोक्ति, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था, इस बार ये जोड़ दिया गया है। यानी त्रासदी सिद्धांत जोड़ा गया है। ट्रेजेडी का जो सिद्धांत है ये नया जोड़ दिया गया है। किसका? अरस्तु यानी एरिस्टोटल का एक नया सिद्धांत त्रासदी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर विरेचन जोड़ते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि वो उनका अरस्तु का बेहतरीन सिद्धांत है। तो ये स्नातकोत्तर स्तर की बातचीत यहाँ पर हो रही है, काव्य शास्त्र। इसके अलावा वही रखा है, लॉजाइन्स का उदात्त तत्व एज इट इज रखा है। हिंदी भाषा, उद्भव, देवनागरी लिपि, ये भी आपका पूर्ववत है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। यहाँ पर पहले 5 पद हुआ करते थे, अब 5 की जगह यहाँ पर 10 पद कर दिए गए। कबीर ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ये नया जोड़ा गया है। नागमती वियोग खंड, इस पर आपको ज़्यादा गौर करना है। नागमती वियोग खंड आपके प्लस किया गया है, यानी नया जोड़ा गया है। और ये पद्मावत का बेहतरीन खंड है, क्योंकि पद्मावत 57 खंडों का विधान है, जिसमें नागमती वियोग खंड में विरह की पराकाष्ठा है और औदात्य का परिसीमन है। लॉजाइन्स का सिद्धांत भी है औदात्य, वो भी आपके ज्यों का त्यों रखा गया, यह आपके नया जोड़ा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बालकांड पहले से था। भ्रमर गीत सार आपका पूर्ववत है। बिहारी रत्नाकर, ये नया जोड़ा गया है। जो आपके घनानंद कवित है, ये नया जोड़ा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, जो संभवतः आपकी ग्रेड 2 में हुआ करता था। साकेत ज्यों का त्यों है, ये प्लस किया गया है, बस ये नया जोड़ा गया है। यानी जो घनानंद कवित है, ये आपके नया जोड़ा गया है। नवम सर्ग पहले से साकेत का विद्यमान था। एक ये राम की शक्ति पूजा भी आपके नया जोड़ा गया है। आपका बंटी, इसकी जगह कुछ हटाया भी गया है, उसको भी मैं दृष्टिपात आपसे कराऊंगा, कि दृष्टिपात करने के उपरांत आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस बिल्कुल उतना ही रहा है। 5% जोड़ दिया गया और 5% घटा दिया गया। इसके अलावा आपकी जो उसमें बाउंडेशन नहीं थी, वो एक जो कन्फ्यूजन था विशेष प्रकार का, वो आपको भी पता होगा, उसको आपको हटा दिया गया, उस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया। ये भी नहीं जुड़ा है, ये पूर्ववत है, इसमें कोई बदलाव
नहीं हुआ। आपका बंटी जुड़ा है, राम की शक्ति पूजा। धिक मानव जो पाता ही आया विरोध, धिक मानव जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदैव किया शोध, राम की शक्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं। आपके एक कहानी ये जोड़ दी गई और एक ये गदल कहानी जोड़ दी गई, ये आपके दोनों ही प्लस किए गए हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक जोड़ा गया है और वो नाट्य सम्राट हैं। जयशंकर प्रसाद नाट्य सम्राट हैं। एक परतंत्र देश का लेखक रहा है, कौन? प्रसाद। एक परतंत्र देश का लेखक और कवि जिसका प्राचीन गौरवमयी रहा हो, एक परतंत्र देश का लेखक और जिस देश का गौरव, जिस देश का प्राचीन गौरवमयी रहा हो, उस देश का लेखक और कवि अगर अपने प्राचीन गौरव में श्वास लेता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो ऐसा आपको चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलेगा। ये बेहतरीन तथ्यात्मक आलोचना है कि जिस देश का प्राचीन गौरवमयी रहा हो और उस परतंत्र देश का कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद अपने वर्तमान की अपेक्षा अगर अपने गौरवमयी प्राचीन में श्वास लेता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो ये बेहतरीन नाटक आपके इंक्लूड किया गया है। गदल रांघे राघव, त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य की बेहतरीन रचना गदल कहानी, जिसमें गुर्जर जाति के जीवन को भरतपुर के आसपास का जो एरिया है राजस्थान में उसको दर्शाया गया है। क्योंकि रांघे राघव का जन्म भुसावर भरतपुर राजस्थान में हुआ था। आपके पिता रंगाचार्य सीताराम मंदिर के पुजारी थे, तो आपने भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर के आसपास गुर्जर जाति की स्त्रियों का जो स्वाभिमान है वो गदल के मार्फत आपने दर्शाया। शिक्षण शास्त्र की बात करें तो ये एज इट इज रखा गया है, ज्यों का त्यों रखा गया है। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है, चाहे वो संगणक हो, कंप्यूटर हो या आपकी पेडागोजी हो, कोई उसमें अंतर किया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। पुराना जो आपका स्लेब है, पुराना पाठ्यक्रम है, उसमें से क्या हटा दिया और क्यों हटा दिया, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हटा दिया गया, तो इस पर बातचीत करते हैं। ये आपके हटा दिया गया है विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, क्योंकि इनमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्तर पर साहित्य में पढ़ाए नहीं जाते हैं। आपको साहित्य में बीए और एमए में ये तथ्य कभी भी पढ़ाए नहीं जाते, तो इसको हटा दिया गया है। ये रखा गया है, ये पुराना है, ये ज्यों का त्यों रख दिया गया। अपठित गद्यांश हिंदी में दुनिया भर का साहित्य है, इसलिए अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पागलपन है जब हिंदी में दुनिया भर का साहित्य इंक्लूड हो। ये तब किया जाता है एसएससी की एग्जाम वगैरह में, जब कोई पूरक सामग्री नहीं मिले तब ऐसा किया जाता है। जब हिंदी में दुनिया भर का साहित्य मौजूद हो तो अपठित गद्यांश और पद्यांश की आवश्यकता नहीं, इसे हटा दिया गया, इसे भी हटा दिया गया। अब बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो पत्रकारिता और जो जनसंचार है वो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता में ही पढ़ लिया जाता है, अस्तु उसको रिपीट करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यहां से हटा दिया गया। कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ये आपके आधुनिक काल में है, ये आपके पहले से आधुनिक काल में है, इसलिए यहां पर ये रिपीट हो रहे थे, यहां पर ये रिपीट हो रहे थे, इसलिए इनको हटाया गया है। तो जो मैंने ब्रैकेट ये गोला दे रखा है, इस पाठ्यक्रम को इसलिए हटा दिया गया, ये आधुनिक काल में है, ये भारतेंदु युग में है, और अपठित और पठित गद्यांश की कतई हिंदी में आवश्यकता नहीं है। ये चूंकि साहित्य का अवधारणाएं नहीं है, ये ग्रामेटिकल अप्रोच हैं, ये प्रशासकीय अवधारणाएं हैं,
तो इनको हटा दिया गया। निविदा चाहे इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में, उसको हिंदी में क्यों रखा जाए, क्योंकि टेंडर तो इंग्लिश में भी आते हैं। तो ऐसे चैप्टर अंग्रेजी साहित्य से भी हटाए, अंग्रेजी साहित्य में है ही नहीं। ना तो आपका अर्थशास्त्रीय पत्र है, क्योंकि पत्र तो अंग्रेजी में भी लिखा जाएगा, भाषा कोई भी हो, संस्कृत में भी लिखा जाए, हिंदी में, तो हिंदी में ही क्यों। ये सर्कुलर है, टेंडर है, मेमोरेंडम है, नोटिफिकेशन है, इनको हटा दिया गया है। तो ये जो चीज़ें आपके हटा दी गई, बाकी ज्यों का त्यों रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ था चंद्रवरदायी, तो अकेला चंद्रवरदायी थोड़ी पढ़ना था, अकेला नरपति नालय नहीं पढ़ना था। इन शब्दों को विलोपित किया गया है और ये बेहद अच्छी बात है। इसी तथ्य पर तो विद्यार्थियों के अधिकतर फोन आते थे और बड़े कंफ्यूज थे। इन्हीं पर प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं संत काव्य में, तो इनके नामों को हटा दिया गया, जायसी मंजन को हटा दिया गया। मतलब इनको हटाने का मतलब है संपूर्ण भक्ति काल पर, संपूर्ण संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण काव्य पर प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं था कि केवल इन्हीं को पूछा जाएगा, क्योंकि अष्टछाप भी पूछा जाता है। विद्यार्थी ये समझते थे कि सूर मीरा और नंददास पर ही बात होगी, तो फिर क्या वल्लभाचार्य पर नहीं बातचीत होगी। तो ये जो पागलपन था सिलेबस का, ये पुराना सिलेबस है, इसको मैं दिखाने के लिए मैंने पीपीटी के रूप में बनाया। ये चीज़ें जो है लुप्त कर दी हैं, इस वजह से नया बनाया गया है, ये वजह है। आगे आप देखेंगे कि केवल यही दे रखे हैं, जबकि रीति काल का प्रणेता तो केशव है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उसे तो कठिन काव्य का प्रेत कहना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जबकि मिश्र बंधु कहते हैं केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा दोष था इस पाठ्यक्रम का कि उन्होंने कहीं केशव ही नहीं लिखा। विद्यार्थी समझते थे देवभूषण और इन्हीं को पढ़ना है, इनको हटा दिया गया। मतलब रीति काल में आपको पूरा रीति काल पढ़ना है, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं और रीति काल की जो टेंडेंसीज हैं, प्रवृत्तियां, उनको पढ़ना है। बाकी ज्यों का त्यों रखा गया है, ये हटा दिया गया। मनोविश्लेषणवाद हिंदी का विषय नहीं है, मनोविश्लेषणवाद। तो ये बिन फालतू का जो फंडा मनोविश्लेषण का रखा था, इसको हटा दिया गया है। तो जहां मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, ये पुराने पाठ्यक्रम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन चीज़ों को इस वजह से हटाया गया है, कोई वजह तो इसके लिए शामिल है। ये आपके हटा दिया गया है, और यही सच है कि जगह आपका बंटी रखा गया है। तो प्रिय, बाकी एज इट इज है। आगे बढ़ते हैं। ये पुराना शिक्षण शास्त्र पेडागोजी है, इसको ज्यों का त्यों ही लगभग रखा गया है। तो प्रिय दोस्तों, हम ये थी सिलेबस पर बातचीत, और फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी, थर्ड ग्रेड हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम हमारे स्काई एजुकेयर ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत तीनों विषयों का पाठ्यक्रम हमारे स्काई एजुकेयर ऐप पर उपलब्ध है। इसके निमित्त आप चाहें तो आप ऐप को डाउनलोड करें और एक सामान्य शुल्क में 18 माह की वैलिडिटी में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी सफलता के पायदान में हमारा, अर्थात स्काई एजुकेयर का या हमारा अगर योगदान होता है, तो इसमें हमारा सौभाग्य हमें दिखाई देगा, हमें सौभाग्य के दीदार होंगे, सौभाग्य परिलक्षित होगा कि हम आपकी सफलता के हेतु बने। इसके लिए हम आपके निमित्त पाठ्यक्रम रिकॉर्ड भी किया है, और एक क्लास लगभग मेरी लाइव होती है 4 PM पर। आगे बढ़ते हैं। तीनों ग्रेड विद्यार्थी जो बेरोजगार होता है, उसके लिए एक एक पैसे मायने रखता है। जैसा कि मैं अभिभाषित करता हूं कई मर्तबा कि जो विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आते हैं, वो 6 महीने कोचिंग करते हैं। कोचिंग की फीस कोई बड़ी बात नहीं है, 15,000 रुपये हिंदी की फीस मैं लेता हूँ, वो सामान्य फीस है, लोग ज़्यादा भी लेते होंगे। उनका रहना
7,000 रुपये को जहाँ भी वो रहते हैं, 3,000 रुपये अन्य खर्चा, तकरीबन 6 महीने में 60,000 वो हो जाता है। घर का घरेलू काम नहीं हो पाता है। जो लड़कियां उन्हें विशेष प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने तीनों पाठ्यक्रम ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड का मात्र 3500 रुपये में कॉम्बो प्लान 18 माह की वैलिडिटी के लिए कर रखा है। तो हो सकता है ये पाठ्यक्रम आपके जीवन का फलक बदल दे और आपको सफलता के पायदान पर पहुंचा दे। तो ये कॉम्बो पैक है, आप इसको लेकर के एक अच्छी तैयारी घर पर रहते हुए, घर का भी काम करते हुए, एक समुचित वातावरण में और एक व्यवस्थित वातावरण में घर पर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और ये कि वीक में यानी सप्ताह में लगभग 4 या 5 क्लासें मेरी 4 बजे लाइव होती हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे उस पर भी हमारी क्लासें होंगी। भारतवर्ष की इस पावन धरा में हजारों विद्यार्थियों को ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, कॉलेज लेक्चरर और अन्य भर्तियों में पढ़ा करके मैंने भेजा है, वो मेरा योगदान है, ईश्वरीय कृपा है कि लोग पढ़ाते हैं और साहिल सर याद कराते हैं। हिंदी जगत में अपने आप में एक आख्यान है, तो ये निश्चित तौर पर आप मेरी पीछे ली गई 20-25 लाइव क्लासेस में इस बात का तथ्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं और ये आपको आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा बातचीत करें तो दोस्तों मेरी 3 किताबें आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य, हिंदी साहित्य का प्रश्नात्मक इतिहास, इसके अलावा सुबोध हिंदी व्याकरण। तो इन किताबों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपके स्मृति पटल पर ये अंकित हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से, जिस फ्रेज में, जिस प्रारूप में मैंने इनको लिखा है वो प्रारूप निश्चित तौर पर आपको आत्मसात होगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप हमारा स्काई एजुकेयर जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करें, गूगल पर जाएं और फ्री डेमो क्लासेज आप ले सकते हैं और लगभग 20-25 जो मेरी लाइव क्लासेज हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज ये हुई हमारी सिलेबस पर बातचीत। इसलिए अगर आप पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं तो हमारे स्काई एजुकेयर को ऐप को डाउनलोड करें। शुभ करना हो तो देर मत करना, अशुभ करना हो तो शीघ्रता मत करना, प्रेम आए तो अभी कर लेना, क्रोध आए तो कहना कल कर लेंगे, और कल का क्या भरोसा आए या ना आए। तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे हमारे 2 आंसू नहीं बदले गए, बदलने वाले तकदीर बदल देते हैं। तो आप अपने घर की, परिवार की पूरी तकदीर आप बदलने की महारत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आपका इस खुले रंगमंच पर आपका स्वागत है, स्वागत है।